वेलकम फ्रेंड्स, आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 19 जून 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के पहले एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आईएनएस करनाला। इसका जो नाम है दोस्तों, आईएनएस करनाला। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। देश के पहले एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट आईएनएस अरनाला का बुधवार को कमीशन किया गया। इसे विशाखापट्टनम के नेवी डॉकयार्ड में कमीशन किया गया। कहाँ किया गया? नेवी विशाखापट्टनम के नेवी डॉकयार्ड में। महाराष्ट्र के वसई के ऐतिहासिक अरनाला किले के नाम पर इसका नाम रखा गया है आईएनएस अरनाला। यह जहाज हिंद महासागर में नौसेना की दमदार मौजूदगी के लिए डिजाइन किया गया है, जो उथले पानी में दुश्मन पनडुब्बियों का पता लगाने, ट्रैक करने और डीएक्टिवेट करने का काम करेगा। ये वहीं इसकी लंबाई की बात कर ली जाए तो इसकी जो लंबाई है वो 77.6 मीटर है। इसकी वजन की बात कर ली जाए तो इसकी वजन जो है 900 टन है। कितना है? 900 टन। इसकी क्रू क्षमता की बात कर ली जाए तो ये 57 नाविक है। वहीं इसके स्पीड की बात कर ली जाए तो 25 नॉट्स है, जो कि लगभग 45-46 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अगला प्रश्न है, जून 2025 में आयोजित भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? इसका नाम है दोस्तों शक्ति। क्या नाम है? शक्ति। ऑप्शन बी यहाँ हमारा सही उत्तर हो जाएगा। भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का यह कौन सा संस्करण है? 8वां संस्करण है, जो कि 18 जून 2025 से फ्रांस में शुरू हो गया है और ये अभ्यास 1 जुलाई तक चलेगा। ये कहाँ हो रहा है? फ्रांस के ला कावालरी स्थित कैंप में, जिसका नाम है लॉर्जैक। ठीक है, वहीं ये सैन्य अभ्यास चल रहा है। इसमें दोनों देशों की सेनाओं की कुल 180 सैनिक हिस्सा लेंगे। कितना? 180 सैनिक, जिसमें 90 भारत के होंगे और 90 फ्रांस के होंगे। बताना चाहेंगे कि अभ्यास शक्ति का उद्देश्य दोनों देश की सेनाओं के बीच कार्रवाई समन्वय और सेना के बीच एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करना इसका उद्देश्य है। वहीं बात कर ली जाए फ्रांस की राजधानी कहाँ है, तो यह है पेरिस। फ्रांस की मुद्रा क्या है, तो यह है यूरो। वहाँ के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? तो इमैनुअल मैक्रो वहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, निसार मिशन किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों नासा और इसरो। ये जो नासा और इसरो का ये संयुक्त मिशन है। ठीक है, निसार उपग्रह हाल ही में श्रीहरिकोटा स्थित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अंतरिक्ष केंद्र में पहुंचा है। यह पृथ्वी के परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए नासा और इसरो के बीच एक संयुक्त मिशन है। निसार ऊर्जा स्पंदन भेजने और यह मापने के लिए सिंथेटिक अपर्चर रडार तकनीक का उपयोग करता है कि पृथ्वी से कितना ऊर्जा वापस परावर्तित हो रही है। यह अंधेरे या बादल वाले मौसम के दौरान भी पृथ्वी की स्पष्ट छवियों को कैप्चर करने में मदद करता है। यह भूमि, जंगल और बर्फ में होने वाले परिवर्तनों का भी पता लगाता है। इसके साथ साथ प्राकृतिक आपदाओं और मिट्टी की स्थिति की निगरानी के लिए भी ये उपयोगी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा वैली फीवर किस प्रकार का रोग है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फंगल संक्रमण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, यानी कि फंगल संक्रमण। वैली फीवर एक फंगल संक्रमण रोग है जो कि कोसीडीओइड्स जीवों का कारण होता है। किसके कारण होता है? इसका थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा हार्ड है, लेकिन ध्यान रखेंगे। कोक्सीडीओइड्स इन जीवों के कारण ये होता है। इसमें क्या होता है? बुखार होता है, खांसी होता है और थकान जैसे लक्षण दिखते हैं। यह जो कवक है ये दो प्रजातीय घाटी बुखार के कारण बनती है। ये कवक आमतौर पर विशिष्ट क्षेत्रों के मिट्टी में पाए जाते हैं। जो कवक पाए जाते हैं इसका नाम है कोक्सीडीओइडेज। ये जो है कहाँ पाए जाते हैं? विशिष्ट क्षेत्रों के मिट्टी में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है,
एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये हो जाएगा दोस्तों बिहार। बिहार में पहली बार ई वोटिंग की जाएगी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ई वोटिंग का मतलब होता है मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए दूरस्थ मतदान करना, यानी कि बिना पोलिंग स्टेशन पर गए अपने डिवाइस से, अपने मोबाइल से, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से घर बैठे या कहीं से भी आप इसको वोटिंग कर सकते हैं, अपना मत डाल सकते हैं। इस प्रणाली में मतदाता एंड्रॉयड मोबाइल ऐप का उपयोग करके बिना मतदान केंद्र गए ही अपना वोट डाल सकता है। आप अपना वोट घर से ही डाल सकते हैं बिना पोलिंग सेंटर गए हुए। राज्य निर्वाचन आयुक्त के अनुसार इस प्रणाली का उद्देश्य उन मतदाताओं को सक्षम बनाना है जो पारंपरिक मतदान में शामिल नहीं हो पाते हैं। जैसे प्रवासी श्रमिक जो घर से बाहर रहते हैं, वो लोग अपना वोट नहीं डाल पाते हैं। इसके साथ साथ दिव्यांग मतदाता जो होते हैं वो भी नहीं पहुंच पाते हैं सेंटर तक। इसके साथ साथ कुछ मजबूर या कह सकते हैं जैसे गर्भवती महिलाएं या बीमार लोग हो गए, वो लोग नहीं जा सकते हैं, तो उनके लिए ये विकल्प है कि अपना घर बैठे अपने मोबाइल से मतदान कर सकते हैं। कुछ वरिष्ठ नागरिक भी होते हैं जिनको वहां तक कभी कई बार पहुंच जाने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो इस वजह से वो नहीं जा पाते हैं। ऊपर से गंभीर रूप से बीमार लोग जिनको काफी गंभीर बीमारी है, वो घर से नहीं निकल पाएंगे, पोलिंग सेंटर तक नहीं जा सकते हैं, उनके लिए ये चीजें बहुत उपयोगी होंगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा काली टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। काली टाइगर रिजर्व कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित है, जिसे पहले दांडेली अंसी टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता था। कहाँ स्थित है? उत्तर कन्नड़ जिले में। इसमें इसमें क्षेत्र के दो महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र शामिल है, अर्थात दांडेली वन्यजीव अभयारण्य और अंसी राष्ट्रीय उद्यान। इन दोनों को मिला के दांडेली अंसी टाइगर रिजर्व के नाम से पहले जाना जाता था। इसके क्षेत्रफल की बात कर ली जाए तो 834.16 वर्ग किलोमीटर है। एक नदी है वहाँ काली नदी, जो उत्तर कन्नड़ के लिए पानी का प्रमुख स्रोत है। यह बाघ रिजर्व से होकर बहती है, इसीलिए इसका नाम काली पड़ा है। ये जो बाघ रिजर्व है वहीं से होकर ये नदी बहती है, इसीलिए इसका नाम काली टाइगर रिजर्व रखा गया है। संरक्षण संरक्षण कार्यकर्ताओं के बढ़ते पर्यटन और वन्य जीव सफारी गतिविधियों के बारे में चिंता जताई है, जिससे बाघों और अन्य प्रजातियों के प्राकृतिक आवास को खतरा हो सकता है। यही चिंता की वजह से ये खबर न्यूज में है, इसीलिए करंट अफेयर का क्वेश्चन यहाँ से बन गया। इसको आप ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। आपको ध्यान रखना है काली टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में है। अगला प्रश्न है, भारत ने 4 साल बाद जून 2025 में किसे उत्तर कोरिया में अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अली आवती लोंगकुमेर। इसे किया है अली आवती लोंगकुमेर को उत्तर कोरिया का अगला राजदूत नियुक्त किया है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अली आवती 2008 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। यह नियुक्ति भारत और उत्तर कोरिया के बीच राजनयिक संवाद को फिर से सक्रिय करने के लिए दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अभी अली आवती जो है अभी कहाँ है? पैराग्वे में भारतीय दूतावास के प्रभारी हैं। भारत ने 2 जुलाई 2021 को उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में अपना दूतावास बंद कर दिया था, क्योंकि उस समय कोरोना का प्रकोप था। इसलिए कोविड के कारण, महामारी के कारण जो कुछ व्यवधान उत्पन्न हुआ था, जिसके कारण वहाँ अपना दूतावास बंद कर दिया था और पुनः ये स्थापित किया है। और नया जो आपका बनाए गए हैं अधिकारी वो है अली आवती, इनका नाम है अली आवती। ये भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं, ये वहाँ के राजनयिक बनाए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मेरिलबोन क्रिकेट क्लब ने किस कैच पकड़ने के नियमों में बदलाव किए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा बाउंड्री पर कैच पकड़ने। ऑप्शन बी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। मैरिलोबेन क्रिकेट क्लब क्रिकेट के नियम बनाने वाली संस्था है, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के लिए नियम बनाती है। 1993 तक
एमसीसी यानी कि मैरीलोबेन क्रिकेट क्लब जो थी वो वैश्विक शासी निकाय था, लेकिन अब वह नियमों और खेल भावना का संरक्षक बन गया है। आईसीसी नियमों को लागू करना आईसीसी नियमों को लागू करता है, लेकिन एमसीसी द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ये जो भी आईसीसी नियम बनाते हैं इनको ये लागू करते हैं एमसीसी। ठीक है, एमसीसी का मतलब आप ध्यान रखेंगे मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो एमसीसी ने बाउंड्री पर कैच पकड़ने के नियमों में बदलाव किए हैं। ये बाउंड्री से बाहर जाकर बॉल उछालने के लिए दिए जाने वाले कैच से संबंधित है। इसका आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं कि जो आईसीसी का 2020 का जो फाइनल मैच था जहां सूर्य कुमार यादव ने बाउंड्री पर कैच पकड़ा था, अगर आप क्रिकेट के जानकार होंगे या शौक रखते होंगे तो आपने वो मैच अगर देखा होगा तो आपको ध्यान होगा उस समय जो आखिरी ओवर में जो सूर्य कुमार यादव ने वो मैच विनिंग कैच पकड़ा था, बिल्कुल उसी तरह की परिस्थिति के इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो वैसे कैच जो बाउंड्री पे लिए जाते हैं, कई बार होता है कि बाउंड्री के बाहर जाके कैच को लेके फिर वापस आके कैच को पकड़ते हैं, तो वैसे कैच को अब अवैध करार दिया गया है। यह बदलाव एमसीसी अक्टूबर 2026 से शामिल करेगा, जबकि आईसीसी ने 17 जून 2025 से श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच होने वाले टेस्ट मैच में यह नियम लागू कर दिया है। अगला प्रश्न है, तीनों सेनाओं की महिला जल यात्रा नौकायन अभियान की टीम जून 2025 में किस देश की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पूरी करके स्वदेश लौटी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सेशेल्स। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि सेशेल्स। तीनों सेनाओं की वुमेन नौकायन अभियान टीम 4 जून 2025 को सेशेल से 1800 समुद्री मील यानी कि 3334 किलोमीटर लगभग होती है, वहां की ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पूरी करके भारत लौटी है। यह ऐतिहासिक अभियान भारतीय सशस्त्र बलों की महिला टीम द्वारा किया गया पहला अंतर्राष्ट्रीय खुले समुद्र यानी कि ओपन सी में नौकायन मिशन था। ये इसे 7 अप्रैल को शुरू किया गया था। कहां से? मुंबई से। महिलाओं की टीम ने भारत में निर्मित भारतीय सशस्त्र सेवा पोत त्रिवेणी 56 त्रिवेणी जिसका नाम है, ये इसका जो लंबाई है कितनी है 56 फुट है, नौका से यात्रा की है। जो जिस नौका से यात्रा किया था उसका नाम क्या है? त्रिवेणी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। यह यात्रा करीब 2 महीने तक चली और यात्रा के दौरान उन्हें उष्णकटिबंधीय तूफानों, अशांत समुद्र और लंबे समय तक थकान का सामना करना पड़ा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2026। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृषि में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह फैसला किया है। इस पहल को इस पहल का उद्देश्य दुनिया भर में खाद्य प्रणालियों में महिलाओं की आवश्यक भूमिका और उनकी चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह भारत जैसे देशों के लिए विशेष महत्व रखता है, जहां आर्थिक रूप से सक्रिय महिलाओं में से 80% कृषि में काम करती हैं, लेकिन उनके पास केवल 8.3% कृषि भूमि है।